अगर हमारी कहानियाँ आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी को अपने प्रियजन और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रेरणा दें। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जहां हर रिश्ता एक कठिन परीक्षा से गुजरता है। यह कहानी है एक बेटी के त्याग की और पिता के दर्द की। इस कहानी को सुनने के बाद आपके पारिवारिक जीवन में जरूर परिवर्तन आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शहर के अस्पताल में महेश का इलाज चलते 15 दिनों से भी ज्यादा हो गए थे, लेकिन उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। आईसीयू वार्ड के सामने परेशान मनोहर लगातार इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। बेचैनी में कभी डॉक्टरों से अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगते तो कभी फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लग जाते। उधर अस्पताल के एक कोने में खड़ी महेश की मां सविता भी बेटे की सलामती के लिए नर्सों की खुशामद कर रही थी। तभी आईसीयू वार्ड से डॉक्टर बाहर निकले तो मनोहर उनके पीछे पीछे दौड़े और उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, डॉक्टर साहब, मेरे महेश को बचा लो, कुछ भी करो, उसके इलाज में कमी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर ने उन्हें उठाकर तसल्ली देते हुए कहा, देखिए अंकल, हम आपके बेटे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। ऑपरेशन और दवाओं को मिलाकर कुल 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। कैसे भी हो, आप मेरे बेटे को बचा लो डॉक्टर साहब। मैं 1-2 दिनों में पैसों का इंतजाम करता हूं, मनोहर ने हाथ जोड़कर कहा। काफी भाग दौड़ के बाद भी जब मनोहर से सिर्फ 2 लाख रुपयों का ही इंतजाम हो सका तो निराश होकर उसने बेटी छाया को मदद के लिए फोन मिलाया। उधर से फोन पर दामाद अनुज की आवाज आई। हेलो बाबा, क्या हुआ, कैसे फोन किया? बेटा अनुज, महेश की हालत ज्यादा ही खराब है। उसके ऑपरेशन और इलाज के लिए 5 लाख रुपयों की जरूरत थी। हमसे 2 लाख रुपयों का ही इंतजाम हो सका बेटा। और मनोहर का गला भर आया। इसके पहले कि उनकी बात पूरी होती, उधर से अनुज ने कहा, बाबा आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं तो आ नहीं पाऊंगा, लेकिन छाया कल सुबह पैसे लेकर आपके पास पहुंच जाएगी। दूसरे दिन छाया पैसे लेकर अस्पताल पहुंच गई। आखिरकार सफल ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने महेश को बचा लिया। धीरे धीरे 10 साल गुजर गए। इस बीच मनोहर ने गांव की कुछ जमीन बेचकर महेश को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई और एयरपोर्ट पर उसकी नौकरी लग गई। उसने अपने साथ काम करने वाली लड़की रेणु से शादी भी कर ली और ससुराल में ही रहने लगा। इसके बाद महेश का मां बाप से मिलने आना बंद हो गया। कई बार वे बीमार हुए, उसे खबर भी दी, फिर भी वह नहीं आया। तीज त्योहार पर भी वह फोन तक नहीं करता। एक दिन सुबह टेलीफोन की घंटी बजी। मनोहर ने फोन उठाया। उधर से महेश बोल रहा था, हेलो बाबा, कैसे हैं आप सब लोग? बाबा, मुझे एक परेशानी आ गई है। मुझे 10 लाख रुपयों की सख्त जरूरत है। मैं 1 से 2 दिनों में पैसे लेने आ जाता हूं। बेटा, तेरे ऑपरेशन के वक्त छाया से उधार लिए 3 लाख रुपए चुकाने ही मुश्किल हो रहा है। ऐसे में मुंह से 10 लाख रुपयों का इंतजाम नहीं हो सकेगा। मैं मजबूर हूं बेटा, मनोहर ने कहा। इसके आगे मनोहर कुछ बोलते, महेश गुस्से से भड़क उठा। बाबा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मुझे पता था कि आप यही कहोगे। आपने जिंदगी में मेरे लिए किया ही क्या है? और उसने फोन काट दिया। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर मनोहर को गहरा सदमा लगा। वे गुमसुम रहने लगे। घर में पड़े बड़बड़ाते रहते। एक दिन अचानक शाम को सीने में दर्द के बाद वे लड़खड़ा कर गिर पड़े तो बीवी सविता ने उन्हें पलंग पर लिटा दिया। कुछ देर बाद आए डॉक्टर ने जांच की और कहा, चाचा जी की तबीयत ज्यादा खराब है, उन्हें बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब की बात सुनकर घबराई। सविता ने बेटे महेश को फोन कर बीमार बाप से मिलने आने की अपील करते हुए आखिरी वक्त होने की दुहाई भी दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सविता ने छाया को फोन लगाया। छाया ने उधर से फौरन जवाब दिया, मां आप बिल्कुल मत घबराना, मैं आज ही शाम तक अनुज के साथ आपके पास पहुंच जाऊंगी। शाम होते होते छाया और अनुज जब घर पर पहुंचे तो खानदान के लोग मनोहर के पलंग के आसपास बैठे थे। छाया भागकर पिता से लिपट गई।
दोनों बाप बेटी बड़ी देर तक रोते रहे। देखो बाबा, मैं आ गई हूं, आप अब मेरे साथ दिल्ली चलोगे, वहां हम आपको अच्छे से इलाज करवाएंगे, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। छाया ने रोते रोते कहा। आंखें खोलने की कोशिश करते मनोहर ने बड़ी देर तक छाया के सिर पर हाथ फेरते रहे। आंखों से टपकते आंसुओं को पोंछकर बुझी आवाज में उन्होंने कहा, बेटी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब तू जो आ गई है, मुझे सुकून से मौत आ जाएगी। ऐसा मत बोलो बाबा, आपको कुछ नहीं होगा। यह कहकर छाया ने पिता का सिर अपनी गोद में रख लिया। मां को बुलाकर उसने कह दिया, मां, आपने खूब सेवा कर ली, अब मुझे अपना फर्ज अदा करने दो। उसके बाद तो छाया ने पिता की सेवा में दिन रात एक कर दिए। टाइम पर दवा, चाय, नाश्ता, खाना, नहलाना और घंटों तक पैर दबाते रहना, सारी रात पलंग पर बैठकर जागना उसका रोजाना का काम हो गया। कई बार पिता ने छाया से ये सब करने से मना भी किया, पर वो यही कहती, बाबा, आपने हमारे लिए क्या नहीं किया, आप भी हमें अपने हाथों से खिलाते, नहलाते, स्कूल ले जाते, कंधों पर बैठाकर घुमाते थे, सब कुछ तो किया। अब मेरा फर्ज अदा करने का वक्त है, मुझे मत रोको बाबा। बेटी की बात सुनकर पिता चुप हो गए। इधर पिता की हालत दिन पर दिन गिरती चली गई। उनका खाना पीना तक बंद हो गया। एक दिन दोपहर के वक्त छाया पिता का सिर गोद में लेकर चम्मच से पानी पिला रही थी। तभी घर के बाहर कार के रुकने की आवाज सुनाई दी। कुछ देर बाद महेश एक वकील को साथ लेकर अंदर आया। उसके हाथ में टाइप किए हुए कुछ कागज थे। अचानक बरसों बाद बिना खबर दिए उसको घर आया देखकर सभी खुश हो रहे थे। दरवाजे से घुसते ही वह लपककर पिता के नजदीक जाकर आवाज देने लगा, बाबा, उठो, आंखें खोलो, इन कागज पर दस्तखत करना है, उठो, उठो। यह कहकर उसने हाथ पकड़कर उन्हें पेन देना चाहा। छाया ने रोककर पूछा, भाई, ये कैसे कागज हैं? लेकिन वह किसी की बिना सुने बाबा को आवाजें देता रहा। मनोहर ने आंखें खोली, महेश की तरफ एक नजर देखा और अचानक उनके हाथ में दिए कागज और पेन नीचे गिर पड़े। उनका हाथ बेदम होकर लटक गया। यह देख बेटी चिल्लाई, बाबा, बाबा, हमें अकेला छोड़कर मत जाओ। और घर में कोहराम मच गया। छाया बोली, भाई, जो मकान आप अपने नाम कराना चाहते थे वह तो 10 साल पहले ही बाबा ने आपके नाम कर दिया था, आप अब फिक्र न करो। ये सब देखकर महेश ने जल्दी से बाबा के बिना दस्तखत रह गए कागज उठाए और वकील के साथ बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। सविता, छाया और अनुज भागकर पीछे पीछे आए, लेकिन तब तक कार रवाना हो गई। तीनों दरवाजे में खड़े कार की पीछे उड़ी धूल के गुब्बार में चकाचौंध भरी शहरी मतलबी दुनिया की आंधी में फर्ज और रिश्तों की मजबूत दीवार को डगमगाकर गिरते हुए, बिखरते हुए देखते रह गए। यह कहानी मोहन नाम के लड़के की है। आखिर मोहन को कैसे मिला जीवन का सबसे बड़ा सबक, आइए सुनते हैं। बेटा, जाओ कुछ खा लो, तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मां असहाय शब्दों में मोहन को समझाती रही। मगर मां, मैंने बोर्ड परीक्षा के बाद छुट्टियों में एक सेकंड हैंड बाइक ही मांगी थी और पिताजी ने वादा भी किया था। आज मेरा पेपर होने के बाद दीदी को स्कूल के पास पैसे लेके भेजना, मुझे आज अपने दोस्त की पुरानी बाइक लेनी है और अगर दीदी वहां नहीं आई तो मैं घर वापस नहीं आऊंगा। एक गरीब घर में मोहन की जिद और मां की बेबसी टकरा रही थी। बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें बाइक दिलाने वाले थे, लेकिन पिछले महीने एक्सीडेंट हो गया। और इससे पहले कि मां कुछ और कहती, मोहन ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे एक बाइक चाहिए, मतलब चाहिए, मेरे पास एक बाइक होनी ही चाहिए। और मोहन मां को गरीबी और लाचारी के बीच अकेला छोड़कर बाहर चला गया। पहली कक्षा की बोर्ड परीक्षा के 1 सप्ताह बाद गुरुजी ने एक अनोखी परीक्षा का आयोजन किया। यद्यपि गुरुजी गणित पढ़ाते थे, फिर भी वे विद्यार्थियों को जीवन का गणित भी समझाते थे। प्रत्येक छात्र को विविधता से भरपूर अपनी अनूठी परीक्षा देनी पड़ती थी। इस वर्ष परीक्षा का विषय था मेरी पारिवारिक भूमिका। मोहन परीक्षा कक्ष में आकर बैठ गया।
और मन में बोला कि अगर बाइक नहीं ले गया तो घर नहीं जाऊंगा। पेपर को कक्षाओं में विभाजित किया गया था जिनमें 10 प्रश्न थे। उसका उत्तर लिखो। पेपर कक्षा में वितरित किया गया। इसमें 10 प्रश्न थे। अपना उत्तर लिखने के लिए उसके पास 1 घंटा था। मोहन ने पहला प्रश्न पढ़ा और उत्तर लिखना शुरू किया। प्रश्न क्रमांक 1 विस्तार से बताएं कि आपके घर में आपके पिता, माता, बहन, भाई और आप कितने घंटे काम करते हैं। मोहन बहुत तेजी से लिखने लगा। पिताजी सुबह 6 बजे रिक्शा और टिफिन लेकर निकल जाते हैं और रात को 9 बजे घर आते हैं और कभी कभी रात में भी उन्हें जाना पड़ता है। तो दिन में औसतन 15 घंटे। माँ 4 बजे उठती है, टिफिन तैयार करती है, घर का काम करती है, दोपहर में सिलाई करती है और सबके सो जाने के बाद ही सोती है। तो औसतन दिन में 16 घंटे। बड़ी बहन सुबह कॉलेज जाती है, शाम को 4 बजे से 8 बजे तक 4 घंटे काम करती है, रात को माँ की मदद करती है और 11 बजे सोती है। तो औसतन 12-13 घंटे। और मैं 6 बजे उठो, दोपहर को स्कूल के बाद आराम से सोना और रात को 11 बजे तक पढ़ना, मतलब औसतन 10 घंटे। मोहन ने देखा कि घर पर काम के औसत में वह आखिरी नंबर पे था। पहला उत्तर लिखने के बाद उसने दूसरा प्रश्न पढ़ा। प्रश्न संख्या 2 आपके घर की कुल मासिक आय कितनी है। उत्तर पिताजी का लगभग 10,000 और माँ और बहन की मिलकर 3,000। वही घर का खर्चा चलाते हैं तो कुल 13,000 होता है। प्रश्न संख्या 3 मोबाइल रिचार्ज प्लान। टीवी पर 3 पसंदीदा धारावाहिकों के नाम। ज़रेनिया शहर के एक थिएटर का पता। वर्तमान नवीनतम फिल्म का एक नाम लिखें। क्योंकि इनमें से प्रत्येक का उत्तर आसान था, मोहन ने 1 मिनट से भी कम समय में उत्तर लिख दिया। प्रश्न संख्या 4 आलू और भिंडी का वर्तमान मूल्य प्रति किलो। गेहूं, चावल, तेल का प्रति किलो मूल्य। आपके घर में जहां गेहूं पिसा जाता है उस चक्की का नाम पता लिखें। मोहन इस सवाल का जवाब नहीं दे सका। मोहन को एहसास होता है कि उसे वास्तव में जीवन की दैनिक आवश्यकताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। माँ अक्सर मुझे घर का काम बताती तो मैं ना बोलता था, जिसका मुझे आज एहसास हुआ कि हमें मोबाइल रिचार्ज या फिल्मों के बारे में तो बहुत ज्ञान है जो जीवन में उपयोगी नहीं है, लेकिन हम घर की जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या आपके घर में खाने को लेकर कोई विवाद होता है। जवाब हाँ, मुझे आलू के अलावा कोई भी सब्जी पसंद नहीं है। अगर माँ कोई और सब्जी बनाती है तो मेरा झगड़ा हो जाता है या मैं बिना खाए ही उठ जाता हूं। इतना लिखने के बाद मोहन को याद आया कि मम्मी को आलू से बहुत गैस और पेट दर्द होता था, लेकिन वो जिद्दी था तो मम्मी कोशिश करके एक बड़ा चम्मच आलू की सब्जी खा लेती। एक बार मोहन ने वो सब्जी गलती से खा ली। उसका पूरा मुंह कड़वा हो गया। क्योंकि सब्जी में बहुत सारी अजवाइन मिलाई थी तो तुरंत उगल दिया। माँ तुम ऐसे खाती हो? बहन भी कहती थी कि हमारे घर में ऐसी स्थिति नहीं है कि हर दिन 2 अलग अलग सब्जियां बनाई जाएं। तुम्हें विश्वास नहीं है तो बेचारी माँ क्या करें। तभी मोहन अपनी याददाश्त से बाहर आया और अगला प्रश्न पढ़ा। प्रश्न संख्या 6 आपने जो आखिरी जिद की थी और उसका स्वरूप लिखें। मोहन ने उत्तर लिखना प्रारंभ किया। मेरे बोर्ड एग्जाम खत्म होने के अगले दिन मैंने बाइक के लिए जिद की, लेकिन पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। मम्मी ने समझाया कि घर पर पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने खाना बंद कर दिया। 2 दिन तक मैंने जिद की कि जब तक तुम मुझे बाइक नहीं लेके दोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। मोहन ने उनके सवाल का ईमानदारी से उत्तर लिखा। प्रश्न 7 आपको दी गई पॉकेट मनी का उपयोग आप कैसे करते हैं? क्या आपका भाई या बहन इसका उपयोग करते हैं? जवाब पापा मुझे हर महीने 500 रुपए देते हैं, जिसमें से मैं परफ्यूम, गॉगल्स,
जैसी चीजों पर या कभी कभी दोस्तों के साथ छोटी छोटी पार्टियों पर खर्च कर देता हूं। पापा मेरी बहन को भी 500 रुपए देते हैं। वो नौकरी करके कमाती है। वो अपनी कमाई मां को देती है और पॉकेट मनी भी संभाल के रखती है। उसे कोई शौक नहीं है, वो कंजूस भी है। प्रश्न 8, आप अपनी पारिवारिक भूमिका को क्या समझते हैं? सवाल जटिल और मुश्किल था, लेकिन मोहन ने सोच समझकर जवाब लिखा। परिवार में साथ रहना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की मदद करना और अपनी जिम्मेदारी निभाना। और यह लिखते समय मोहन के अंदर से आवाज आई, क्या आपके माता पिता आपके परिणाम से खुश हैं? क्या वह अच्छे परिणाम के लिए आप पर जोर देता है या झगड़ा करता है? यह उत्तर लिखते लिखते मोहन की आंखें भर आईं। उसे अब अपनी पारिवारिक भूमिका समझ में आ गई। उसने अपना उत्तर लिखना शुरू किया। असल में मैं अपने माता पिता को कभी भी संतोषजनक परिणाम नहीं देता, लेकिन उन्होंने कभी इस पर जोर नहीं दिया और मैंने सैकड़ों बार उनके परिणामों के वादे को तोड़ा। प्रश्न संख्या 10, एक प्रभावी पारिवारिक भूमिका निभाने के लिए आप छुट्टियों में कैसे मदद करेंगे? इससे पहले कि मोहन की कलम चलती, उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। इस प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले ही मोहन की कलम अटक गई और वह बेंच पर गिरकर रोने लगा। मोहन ने कलम दोबारा उठा ली, लेकिन वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं लिख सका और अंतिम उत्तर खाली छोड़कर पेपर जमा कर दिया। पाठशाला की छुट्टी हो गई। गेट पर दीदी को देखकर वह दौड़कर उनके पास गया। भाई, ये 8,000 रुपए ले। मां ने कहा है कि मोहन से कहो कि बाइक लेकर घर आ जाए। और उसकी बहन ने मोहन के सामने पैसा रखा। तुम्हें ये पैसे कहां से मिले? मोहन ने पूछा। मैंने अपनी नौकरी में 1 महीने का अग्रिम वेतन मांगा, इसलिए उन्होंने दे दिया। मां ने जहां वह काम करती हैं वहां से वेतन भी उधार लिया और अपनी बचाई हुई पॉकेट मनी से सब कुछ इकट्ठा किया और तुम्हारी बाइक का भुगतान जमा किया, दीदी ने कहा। मोहन की नजर पैसों पर टिकी और उसकी बहन फिर बोली, भाई, तुम मां से कहकर आए थे कि अगर मुझे पैसे नहीं दोगे तो घर नहीं आओगे, मगर अब तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि घर पर तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी है। मेरे भी कई शौक हैं, लेकिन परिवार हमारे शौक से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम हम सभी के प्रिय हो। तुम्हारी बाइक के लिए पैसे जुटाने के लिए पिताजी को भी पैरों में बहुत तकलीफ होती है। तुमसे किया हुआ वादा निभाने के लिए पैर में फ्रैक्चर होने के बावजूद भी वे काम पर जाते हैं। यदि तुम समझ सको, कल रात पापा भी अपना वादा पूरा न कर पाने के कारण दुखी थे। पापा ने एक बार अपना वादा तोड़ा है और इसके पीछे उनकी मजबूरी है, और तुमने भी कई बार वादे तोड़े हैं। और दीदी ने मोहन के हाथ में पैसे रखे और चली गई। उधर उसका दोस्त अपनी बाइक को खूब सजाकर आया था। लो मोहन, अब से ये बाइक तुम्हारी। सब 12,000 दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ 8,000। मोहन बाइक को देख रहा था और कुछ मिनट बाद बोला, तुम ये बाइक किसी और को दे दो, मैं पैसे का प्रबंध नहीं कर सकता। और वह सीधे गुरुजी के केबिन में पहुंच गया। अरे मोहन, तुमने पेपर में कैसे लिखा? गुरुजी ने मोहन की ओर देखकर कहा, सर, यह पेपर नहीं था, ये मेरी जिंदगी जीने का तरीका था। मैंने एक जवाब खाली रखा है, लेकिन मैं उस जवाब को लिखकर नहीं बल्कि जीकर दिखाऊंगा। और मोहन ने गुरुजी के पैर छुए और चला गया। जैसे ही वह घर पहुंचा तो मां, पापा और दीदी उसका इंतजार कर रहे थे। बेटा, बाइक कहाँ है? मां ने पूछा। मोहन ने पैसे दीदी को देते हुए कहा, माफ करना, मुझे बाइक नहीं चाहिए, और पापा, मुझे रिक्शे की चाबी दे दो, आप आराम कर सकते हैं, मैं इस छुट्टियों में काम करूंगा। और मां, आज शाम को तुम बैंगन मेथी खाओगी, सब्जी बनाओ, मैं रात को पहली कमाई लाऊंगा तो हम साथ खाएंगे।
मोहन के स्वभाव में बदलाव देखकर माँ ने उसे गले लगा लिया। बेटा, तुमने सुबह जो कहा था वह मैंने तुम्हारे पापा को बताया, इसलिए वह घर आ गए। अगर मेरे पेट में दर्द भी होगा तो मैं रात को तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की ही सब्जी बनाऊंगी। नहीं माँ, मुझे अब समझ आया कि परिवार में सबकी भूमिका क्या है। मैं रात को मेथी और बैंगन ही खाऊंगा। मैंने आज परीक्षा में आखिरी उत्तर नहीं लिखा है, लेकिन मैं इसे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और हाँ माँ, हम आटा पीसने के लिए जिस चक्की का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है और कहाँ है? तभी गुरुजी ने घर में प्रवेश किया और कहा, वाह मोहन, तुम वह उत्तर दिखाओगे जो तुमने लिखा ही नहीं। सर आप यहाँ। गुरुजी को देखकर मोहन आश्चर्यचकित रह गया। तुम्हारे मुझसे मिलके चले जाने के बाद मैंने तुम्हारा पेपर पढ़ा और तुम्हारे घर आया। मैं तुम्हारी बातें सुनता था। तुम्हारे अंदर आए बदलाव ने मेरी अनूठी परीक्षा को सफल बना दिया। तुम अनोखी परीक्षा में प्रथम आए हो। गुरुजी ने मोहन के सिर पर हाथ रखा। मोहन तुरंत गुरुजी के पीछे गया और रिक्शा चलाने के लिए निकल पड़ा। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे, क्योंकि जीना इसी का नाम है।